ये है अंधा कानून। जी हाँ, आपको ये फिल्म याद होगी, ये अंधा कानून है। इस फिल्म के अंदर सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, हेमा मालिनी जैसे सरीके सुपरस्टार थे और ये फिल्म बनी थी अंधा कानून को लेके। आपको ध्यान होगा, अंधा कानून की न्याय की मूर्ति जो दिखाई जाती है उसकी आंखों में पट्टी होती है, एक हाथ में तलवार होती है, एक हाथ में तराजू होता है। लेकिन आंखों पे पट्टी क्यों होती है, ये बड़ा सोचने का विषय है। 16वीं शताब्दी में जब हमारा देश मिस्र और यूनान की प्राचीन चीज़ों को देख रहा था तो उन्होंने आंखों पे पट्टी बांधी न्याय की मूर्ति पे, क्योंकि वहाँ भी आंखों पे पट्टी बंधी होती थी न्याय की मूर्ति पे, क्योंकि जो न्याय है वो सबूतों के आधार पे होता था। वो चाहे सबूत सही हो गलत हो, जो सबूत होते थे उन्हीं के आधार पे न्याय होता था। इसलिए 16वीं शताब्दी से न्याय की मूर्ति पे भारत में भी आंखों की पट्टी बांधी जाने लगी। लेकिन इससे पहले की कई जो न्याय की देवी हैं उनकी आंखों पे पट्टी नहीं बंधी होती थी। लेकिन ये सारी चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अब 4 शताब्दी बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ सिंह ने मूर्ति की आंखों से पट्टी खोल दी है। अब जो न्याय होगा वो बिल्कुल स्पष्ट होगा। न्याय की देवी सबूतों के हिसाब से भी देखेगी और अपनी आंखों से भी देखेगी कि क्या क्या इसके अंदर सबूत हैं और कैसे न्याय मिलना चाहिए। इन्हीं सारी चीज़ों को लेके चंद्रचूड़ सिंह ने बड़े बड़े फैसले दिए न्यायाधीश ने, और जिनकी चारों तरफ सराहना हो रही है। और सबसे बड़ा मकसद ये है कि अब न्याय की देवी के इसके अंदर हाथ में तलवार नहीं बल्कि संविधान है। भारत संविधान से चलता है और अब हमारे न्याय की मूर्ति के अंदर आँखें भी खुली हैं और हाथ में संविधान भी है। और अब लोगों का विश्वास न्याय पे और ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि न्याय की देवी जो है अब खुली आंखों से लोगों के साथ विश्वास करेंगी और न्याय करेंगी। लोगों का पूरा भरोसा न्याय की देवी पे बढ़ता जा रहा है। ये जो फैसला हुआ है, ये जो मूर्ति लगी है, इसकी चारों तरफ से प्रशंसा हो रही है और मुख्य न्यायाधीश भारत सरकार DY चंद्रचूड़ सिंह की चारों तरफ प्रशंसा हो रही है। आइए डालते हैं उनके जीवन पे एक नज़र। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ एक भारतीय न्यायविद हैं जो नवंबर 2022 से सेवारत भारत के 50वें और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं। उन्हें मई 2016 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। उन्होंने पहले 2013 से 2016 तक इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और 2000 से 2013 तक बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया। वह राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के पदेन संरक्षक है और नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी के वास्तविक चांसलर हैं। भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्य न्यायाधीश YV चंद्रचूड़ की एकमात्र संतान हैं। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की और सुलेवन एंड कॉमनवेल्थ और बॉम्बे उच्च न्यायालय में वकील के रूप में भी अभ्यास किया। वे चुनावी बांड योजना के फैसले, राम जन्मभूमि के फैसले, निजात के फैसले, समलैंगिकता के अपराधीकरण, सबरीमाला मामले, समलैंगिक विवाह के मामले में और जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने जैसे ऐतिहासिक फैसले सुनाने वाली बेंचों का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने एक प्रोफेसर के तौर पर मुंबई, ओक्लाहोमा, हार्वर्ड, येल और अन्य विश्वविद्यालयों का दौरा किया। धनंजय चंद्रचूड़ सिंह का जन्म 11 नवंबर 1959 को चंद्रचूड़ परिवार में हुआ था। उनके पिता यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्य न्यायाधीश हैं और उनकी मां प्रभा एक शास्त्रीय संगीतकार थी जो ऑल इंडिया रेडियो के लिए गाती थी। मुंबई में कैथेड्रल ओरिजन कॉन्वेंट स्कूल और दिल्ली में सेंट कोलबा स्कूल में पढ़ने के बाद उन्होंने 1979 में दिल्ली के सेंट स्टीफंस कॉलेज में अर्थशास्त्र और गणित में सम्मान के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने 1982 में दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय से विधि स्नातक की डिग्री भी प्राप्त की। 1983 में हार्वर्ड लॉ स्कूल में विधि से स्नातकोत्तर की डिग्री भी प्राप्त की। उन्हें इनलेक्स छात्रवृत्ति सम्मानित किया गया जो विदेश में स्नातक की शिक्षा प्राप्त करने वाले भारतीय नागरिकों को दी जाती है और उन्हें हार्वर्ड में जेसप एच बील पुरस्कार भी मिला। बाद में उन्होंने 1986 में हार्वर्ड लॉ स्कूल से डॉक्टर ऑफ जुडिकल की साइंस की उपाधि प्राप्त की। चंद्रचूड़ ने 1982 में दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की थी। उस समय जब युवा लॉ स्नातकों के लिए बहुत कम नौकरियां उपलब्ध थी। उन्होंने कुछ समय तक जूनियर एडवोकेट के रूप में वकीलों और न्यायाधीशों की सहायता की, जिसमें फली नरीमन के लिए कुछ ब्रीफ तैयार करना भी शामिल था।
हार्वर्ड से स्नातक होने के बाद चंद्रचूड़ ने सबसे पहले लॉ फर्म सुल्वेन कॉमन में काम किया। उन्होंने इस अनुभव को उस समय मौजूद मजबूत पैकिंग ऑर्डर और भारतीय विकासशील देशों के पुरुषों को काम पर रखने के खिलाफ मजबूत पूर्वाग्रह के कारण सरासर संयोग के रूप में वर्णित किया। वह 29 मार्च 2000 को बॉम्बे उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बने और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने तक वह न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। इस दौरान वह महाराष्ट्र न्यायिक अकादमी के निदेशक भी थे। वह 31 अक्टूबर 2013 से 13 मई 2016 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति होने तक इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। अपनी न्यायिक सेवा के अलावा न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ मुंबई विश्वविद्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ ओक्लाहोमा कॉलेज ऑफ लॉ में तुलनात्मक संवैधानिक कानून के विजिटिंग प्रोफेसर भी थे। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, डिकिन विश्वविद्यालय, मेलबर्न लॉ स्कूल, हार्वर्ड लॉ स्कूल, येल लॉ स्कूल, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में विलियम एस रिचर्डसन स्कूल ऑफ लॉ और दक्षिण अफ्रीका के वीटरलैंड विश्वविद्यालय में व्याख्यान दिया है। 5 दिसंबर 2023 को वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने चंद्रचूड़ को एक खुला पत्र लिखा, जिसमें कहा गया कि वह राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों को विशेष पीठों से ले जाकर लिस्टिंग नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। 7 दिसंबर को आर्टिकल 14 दोबारा प्रकाशित कर एक रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी की अगुवाई वाली पीठ को राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामले आवंटित करने में अनियमितताएं हुई हैं। अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने तर्क दिया कि त्रिवेदी के बजाय चंद्रचूड़ को 2021 के त्रिपुरा दंगों पर उनकी रिपोर्टिंग के संबंध में पत्रकारों वकीलों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम के आवेदन के संबंधित मामले के लिए पीठ का नेतृत्व करना चाहिए था। उनके उल्लेखनीय निर्णयों में न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य मामले में उनकी प्रमुख राय शामिल है, जो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के 9 न्यायाधीशों की एकमत पीठ के निर्णय का हिस्सा है, जिसमें पुष्टि की गई है कि निजता का अधिकार संवैधानिक रूप से गारंटीकृत अधिकार है। निजता के बिना गरिमा का अस्तित्व नहीं हो सकता। दोनों ही जीवन स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के अविभाज्य मूल्यों के भीतर रहते हैं। उन्हें संविधान ने मान्यता दी है। निजता व्यक्ति की पवित्रता की अंतिम अभिव्यक्ति है। यह एक संवैधानिक मूल्य है जो मौलिक अधिकारों के दायरे में फैला हुआ है और व्यक्ति के लिए पसंद और आत्मनिर्णय के लिए क्षेत्र की रक्षा करता है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बनाम एमकार विजय भास्कर मामले में चंद्रचूड़ ने अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग में मीडिया की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बरकरार रखा। इस मामले में भारत के चुनाव आयोग ने मीडिया को न्यायाधीशों के मौखिक टिप्पणियों की रिपोर्टिंग करने से रोकने की मांग की। यह याचिका मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की टिप्पणी पर मीडिया रिपोर्टर के संदर्भ में आई थी, जिसमें कहा गया था कि देश में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है, क्योंकि उसने राजनीतिक दलों को कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन किए बिना बड़ी रैलियों की अनुमति दी थी। कोविड-19 महामारी के प्रबंधन संबंधित सौकेन्या रिट याचिका में चंद्रचूड़ ने ऑनलाइन संसाधनों के लिए मदद मांगने पर नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाने के लिए कुछ राज्य सरकारों की आलोचना की। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान भारतीयों ने चिकित्सा सहायता प्राप्त करने के लिए सोशल मीडिया वेबसाइट का सहारा लिया। ऑक्सीजन आवश्यक दवा की खरीद या अस्पताल के बिस्तर का पता लगाना। राज्य सरकारों ने अपने क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की दयनीय स्थिति की जानकारी को नियंत्रित के लिए मदद की गुहार लगाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज करना शुरू कर दिया, यह कहते हुए कि ये फर्जी थे और यह दहशत पैदा करने और राष्ट्रीय छवि को कम करने का प्रयास था। चंद्रचूड़ ने रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी को जमानत देने वाला फैसला लिखा था। उन्होंने मुंबई पुलिस ने एक व्यक्ति और उसकी मां की आत्महत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें दावा किया गया कि गोस्वामी ने उन्हें कुछ अनुबंध कार्यों के लिए बकाया पैसे नहीं दिए थे। अपने फैसले में चंद्रचूड़ ने कहा कि बॉम्बे उच्च न्यायालय प्रथम दृष्टया यह मूल्यांकन करने में विफल रहा कि गोस्वामी के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला बनता है या नहीं। यह बात पाते हुए मामले को तथ्यों से प्रथम दृष्टया ऐसा कोई अपराध नहीं बनता कि सर्वोच्च न्यायालय ने माने कि जमानत का हकदार होगा। चंद्रचूड़ ने लैंगिक न्याय पर कई फैसले लिखे जो मानसिकता में बदलाव का आह्वान करते हैं और साथ ही संविधान के तहत महिलाओं के सम्मान अधिकारों की पुष्टि करते हैं। इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य मामले में उन्होंने एक सहमति वाला फैसला लिखा, जिसमें कहा गया कि मासिक धर्म की उम्र में महिलाओं को सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करने से रोकना भेदभावपूर्ण था और महिलाओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करना था।
अपने फैसले में उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि धर्म की स्वतंत्रता का व्यक्तिगत अधिकार प्रबल होने का इरादा नहीं था, बल्कि भाग 3 के अन्य प्रावधानों में मान्य प्राप्त समानता, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सर्वोच्च संवैधानिक सिद्धांत के अधीन था। इस निर्णय को स्वीकार किया गया कि शरीर के विज्ञान के आधार पर महिलाओं को मंदिर में प्रवेश से वंचित करना अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता की संवैधानिक रूप से निषिद्ध करता है। उन्होंने कहा कि मासिक धर्म की स्थिति के आधार पर महिलाओं का सामाजिक बहिष्कार करना अस्पृश्यता का एक रूप है, जो संवैधानिक मूल्यों में विपरीत है। पवित्रता और अपवित्रता की धाराएं जो व्यक्ति को कलंकित करती हैं का संवैधानिक व्यवस्था से कोई स्थान नहीं है। 2021 में बबीता पूनिया फैसले का लाभ पाने वाली महिलाओं ने तर्क दिया कि केंद्र सरकार ने स्थायी कमीशन के लिए उन्हें विलंबित मूल्यांकन के लिए चेहरे के तंत्रिका संबंधी मानक लागू किए, जो चिकित्सा मानकों पर लागू थे। जब पुरुष 25 से 30 वर्ष के थे और उनके बाद की उपलब्धियों को कम करके इन महिलाओं को राहत देते हुए उन्होंने भेदभाव के दावों का आकलन करने और उपचारों की संरचना के लिए एक प्रासंगिक ढांचे के रूप में प्रणालीगत भेदभाव अप्रत्यक्ष भेदभाव के सिद्धांत पर विस्तार से बताया। इस फैसले के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और विद्वानों द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 पर भारतीय न्यायशास्त्र के क्षितिज को व्यापक बनाने के लिए सराहना की गई। हाल ही में उन्होंने एक निर्णय लिखा जिसमें पुष्टि की गई कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न भारतीय संविधान के तहत गारंटीकृत महिलाओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। यह निर्णय पंजाब और सिंध बैंक की एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा की गई शिकायत पर आधारित था कि उन्हें इंदौर में जबलपुर स्थानांतरित कर दिया गया है, क्योंकि उन्होंने अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के बारे में शिकायत की थी। एक मुख्य प्रबंधक और स्केल फोर्थ अधिकारी ने कहा कि उनके वरिष्ठ अधिकारी द्वारा उनके यौन उत्पीड़न भी किया गया था। उन्होंने कहा कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अनुच्छेद 14 और 15 के तहत समानता के लिए एक महिला के मौलिक अधिकारों और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सम्मान के साथ जीने से उनके अधिकारों के साथ साथ किसी भी पेशे का अभ्यास करना या किसी भी व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय को चलाने के अधिकार का अपमान है। इस बात पर कोई संदेह नहीं हो सकता कि प्रतिवादी को पीड़ित किया गया है। यह एक महिला की गरिमा को कम करने के लिए अपनाई गई गाजर और छड़ी की नीति का लक्षण है, जो अपनी कार्यस्थल पर अनुचित व्यवहार से पीड़ित है। कानून इसका समर्थन नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया था। फैसला देने वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने उस समय के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एस.ए. बोबडे, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नजीर शामिल थे। राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से इन सभी जजों को प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का निमंत्रण भी मिला था। तो आपने देखा किस तरीके से न्याय की देवी की मूर्ति 16वीं शताब्दी से लेके अब 21वीं शताब्दी में बदली है और लोगों का पूरा भरोसा न्यायालय पे और ज़्यादा बढ़ेगा। बहरहाल आप अभी तक में यही जानकारी, बाकी फिर मिलेंगे आपसे नई जानकारी के साथ। जब तक देखते रहिए आप अभी तक। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।